नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें हम दूसरी श्रेणी के कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे कृत्रिम कारक कहा जाता है। कल के वीडियो में हमने पहले अध्ययन किया था कि जो मृदा उर्वरता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें प्राकृतिक कारक कौन कौन से थे और प्रत्येक प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि पैतृक पदार्थ के बारे में और पैतृक पदार्थ के बाद में उसके मृदा की जो आयु क्या है, मृदा के अंदर मृदा आयु, जलवायु और मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्वों की मात्रा, इन सब का हमने अध्ययन किया। और उसके बाद में कि कृत्रिम जो कारक हैं वो कृत्रिम कारक मृदा उर्वरता को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो हमने कल इसके बारे में पढ़ा था जलाक्रांति। जैसा कि जब किसी भूमि के अंदर या कृषि योग्य भूमि में या खेत में जहाँ की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आवश्यकता से अधिक यानी हद से ज़्यादा जब पानी उसके अंदर भर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलाक्रांति कहते हैं। और जलाक्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मृदा के अंदर जो मृदा वायु है वो सारी बाहर निकल जाती है और ऐसी कंडीशन के अंदर जो मृदा में उपस्थित जो वायवीय जीवाणु है वो निष्क्रिय हो जाते हैं और अन्य जीवाणु जो है, जो हानिकारक जीवाणु, वो सक्रिय हो जाते हैं और ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय श्वसन करने शुरू हो जाता है जड़ों का। और जड़ों के अवायवीय श्वसन के कारण अल्कोहल का निर्माण होता है और ऐसे में जड़ें जो है मृत हो जाती हैं। और इस प्रकार की मृदा को हम जलाक्रांत मृदा कहते हैं। और इस प्रकार के गुण को जिसके कारण मृदा में जल की आवश्यकता से अधिक भराई हो जाती है, आवश्यकता से अधिक जल भर जाता है, तो उसे हम जलाक्रांति कहते हैं। आगे की कड़ी में हम पढ़ेंगे फसल प्रणाली। तो फसल प्रणाली एक वैज्ञानिक तरीके से काम में ली जाने वाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि वर्ष भर जो भी हम फसलें बोते हैं उस बोई जाने वाली फसलों को हम क्रमवार बोते हैं। जैसे हम वर्षा काल की बात करें तो हम खरीफ की फसल बोते हैं और सर्दियों के अंदर हम रबी की फसल बोते हैं और बसंत ऋतु के अंदर हम जायद की फसल बोते हैं। तो ये फसल प्रणाली के अंतर्गत हम जो भी फसलें बोते हैं तो उस खेत के अंदर, अगर आपके पास में कोई खेत है और आप लगातार प्रति वर्ष एक ही फसल को उस खेत के अंदर बो रहे हैं तो इससे क्या होगा कि उस खेत के अंदर जो बोई जाने वाली वही फसल बार बार उसका पुनरावृत्ति होगी तो उसके द्वारा अवशोषित होने वाले जो पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्वों का उद्ग्रहण होता है ना, अपटेक फ्रॉम द सॉइल, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स अपटेक फ्रॉम द सॉइल जो सेम रहेगा और ऐसी कंडीशन में उस पोषक तत्व की जो कमी है उस मृदा के अंदर हो जाएगी। तो एक पोषक तत्व जिसका उपयोग फसल के द्वारा ज़्यादा हो रहा है, कुछ पोषक तत्व जो हैं उस पोषक तत्व के अधिकता के कारण और पोषक तत्वों की कमी के कारण या अभाव के कारण जो भी लक्षण उस फसल के अंदर दिखाई देंगे तो अधिकता के कारण भी क्या होता है, कई बार फसलों के अंदर विपरीत प्रभाव देते हैं। कमी के कारण भी तो होते हैं लेकिन अधिकता के कारण भी फसल के, इसलिए किसी भी भूमि के अंदर हम पोषक तत्वों की मात्रा को अगर बैलेंस रखना चाहते हैं और हम खरीफ में दलहनी पादपों को बोएंगे और रबी के मौसम में जैसे गेहूं और सरसों को बोएंगे तो इसका तालमेल सही बना रहेगा। और जायद के मौसम के अंदर हम कुकुरबिटेसी कुल के पौधों की हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, यानी कि जिनमें पानी की मात्रा जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, ये जायद के मौसम में बोएंगे। तो हम फसल प्रणाली के अंतर्गत हम वैज्ञानिक ढंग से जब हम खेती करते हैं तो हमें फसल चक्र को ध्यान में रखना होता है, फसल चक्र। और इस फसल चक्र के माध्यम से हम 3 प्रकार की फसलों को बो देते हैं जो कि अलग अलग मौसम में बोई जाती है, जैसे खरीफ, रबी और जायद, ठीक है ना। तो खरीफ में आप कृषि योग्य भूमि के अंदर जो फसल बोते हैं तो दलहनी पादपों को हम बोएंगे तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में स्त्रीकरण हो जाएगा, क्योंकि दलहनी पादपों की
जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर गांठें पाई जाती हैं, और उन गांठों के अंदर एक सहजीवी जीवाणु जो है राइजोबियम पाया जाता है, जो कि वातावरण की नाइट्रोजन को उनके यौगिकों के अंदर बदलने का काम करता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाती है। नाइट्रोजन 78% जो है वातावरण के अंदर गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये जीवाणु क्या करता है, उस नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देता है, तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण हो जाता है, और इस प्रकार से भूमि के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है, पोषक तत्व की मात्रा, वो बढ़ जाती है। और इस प्रकार से जब उसके खरीफ की फसल के उपरांत, कटाई के उपरांत जब हम रबी की फसल बोते हैं, तो जिस फसल को हम बोते हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन की मात्रा हमें कम देनी पड़ती है। अगर हम एक ही फसल को बार बार बोते हैं तो उस भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है, यानी कि मृदा उर्वरता प्रभावित होती है। तो हमें रबी के मौसम में हम गेहूँ हैं, सरसों हैं, इसकी हम क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से मृदा को अनुपजाऊ होने से हम बचा सकते हैं। अगर हम फसलों का क्रमवार से बोते हैं, अगर एक ही फसल को बार बार बोते हैं तो इससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हम फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए ही क्या करें, फसल प्रणाली का उपयोग करें। और फसल प्रणाली जो है किसी भी किसान के लिए जो वैज्ञानिक तौर तरीकों को पूरा करती है, वैज्ञानिक मापदंड को पूरा करती है, और इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि खेत की जो मृदा है उसको उर्वर बनाए रख सकते हैं। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने का हम काम करते हैं। और इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो है मृदा पीएच का। तो मृदा की जो पीएच है, जैसा कि पीएच के बारे में हम जानते हैं, अगर तो पीएच कहते किसको है ना, सबसे पहला सवाल ही हमारे दिमाग में आता है कि पीएच कहते किसको हैं। और तो पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गणक को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। पीएच को मापने का एक स्केल है, पैमाना है। तो पीएच जो है वो 0 से लेकर के 14 तक इसको पाठ्यांक लेते हैं, और 0 से यानी कि 0.1 से लेकर के 6.9 तक जो है ये आपके अम्लीय पीएच कहलाती है, और 7 जो है ये उदासीन पीएच कहलाती है, और 7.1 से लेकर के 14 तक जो है ये आपके क्षारीय पीएच कहलाती है। तो यहाँ पर हम पीएच का जो पैमाना देखते हैं, तो पीएच की खोज जो है वो सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। और ऋणात्मक लघु गणक किसका? हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गणक, यानी किसी मृदा के अंदर जब पानी के द्वारा सिंचाई करते हैं उसमें जो नमी है, तो वो नमी जो क्या करती है, उसमें उपस्थित जो भी यौगिक है वो हाइड्रोजन आयनों को प्रदान करती है, और जितने ही हाइड्रोजन के आयन उसमें होंगे मौजूद, उतनी ही उस भूमि की अम्लीयता बढ़ेगी। और ये अम्लीयता और क्षारीयता, यानी कि मृदा जो अम्लीय गुण वाली है या क्षारीय गुण वाली है, तो दोनों के बेस पर देखा जाए तो हम ऐसा जानते हैं कि जो कृषि योग्य जो भूमि है उसकी जो पीएच है उसका मान कितना होना चाहिए? 7.5 से लेकर के 8.5 तक इसका मान होना चाहिए। तो पीएच 7.5 से 8.5 तक होती है तो वह भूमि क्या कहलाएगी? कृषि योग्य कहलाएगी। अन्यथा अगर अधिक अम्लीयता उसके अंदर पाई जाएगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो तत्व हैं, इन तत्वों की जो मात्रा है उस मृदा के अंदर वो क्या होती है? कम होती है। जबकि इसकी तुलना में आयरन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, तो ये तत्व जो है वो उसके अंदर कम पाए जाएंगे, ये कम पाए जाएंगे और ये अधिक पाए जाएंगे। तो इनका उद्ग्रहण जो है किसका अधिक होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण क्या होगा कि अम्लीयता
के अंदर पौधे जो है पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो अधिक अम्लीयता होने पर हम चूने का प्रयोग जो है वो हम कर सकते हैं, चूना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस भूमि को कम अम्लीय किया जा सकता है। यानी कि उसकी अम्लीयता को मेंटेन करने के लिए, उसकी अम्लीयता को घटाने के लिए हम चूने का इस्तेमाल करते हैं। और जब भूमि क्षारीय कंडीशन में होती है, ठीक है ना, तो एल्कलाइन जो सॉइल है उस क्षारीय भूमि के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। तो अम्लीय जो मृदा है वो क्षारीय मृदा की तुलना में क्या होती है, अधिक उर्वर होती है, जबकि क्षारीय जो मृदा है वो अम्लीय मृदा की तुलना में कम उर्वर होती है। तो यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि जो तत्व हैं, उन तत्वों का उद्ग्रहण जो है पादपों को करना होता है। और ये तत्व जो है पादपों की सहज, स्वाभाविक और वृद्धि और विकास के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो दीज एलिमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू ग्रोथ। तो यहाँ पर अगली कड़ी में हम बात करते हैं कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो मृदा जो है उसमें कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जब हम मृदा की उर्वरता को देखें तो हर प्रकार की मृदा जो हमारे विश्व में हर जगह व्याप्त हैं, भारत में जगह जगह पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं, लेकिन जब हम मृदा का हम जांच करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो हम इस नज़रिए पे पहुंचते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ है जितना ज़्यादा किसी मृदा के अंदर मौजूद होगा, वो मृदा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उर्वर होगी। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उसके अंदर उपस्थित होना जरूरी है, जीवांश पदार्थ की मात्रा उसके अंदर होनी चाहिए। तो जब तापमान अधिक हो जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर कार्बनिक पदार्थों का क्या हो जाता है, शीघ्रता से विघटन होना शुरू हो जाता है, और इस कारण से ये पदार्थ जो है अकार्बनिक तत्वों के अंदर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मृदा के अंदर जो प्राप्य रूप में जो पोषक तत्व हैं उन्हीं को ग्रहण किया जाता है, और किसी भी मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो 5% के लगभग होनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन में हम बात करते हैं कि भी मृदा जो है वो कार्बनिक पदार्थ हम अगर उसमें मौजूद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को उसके अंदर समाहित कर सकते हैं, मिला सकते हैं। हमारी मृदा के अंदर इन पदार्थों की पर्याप्त मात्रा न होने की दशा में हम कार्बनिक पदार्थों को इसके अंदर मिला सकते हैं। जैसे हम कार्बनिक खाद के रूप में हम बात करें तो गोबर की खाद है, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, कंपोस्ट खाद है, ठीक है ना, जैव उर्वरक है। तो इनको हम मिला करके क्या कर सकते हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बनाए रख सकते हैं। अन्यथा हमारी मृदा की उर्वरता जो है वो घट जाएगी, और मृदा की उर्वरता के घट जाने के परिणाम स्वरूप जो भी फसल उस भूमि के अंदर बोई जाएगी, तो वो बोई जाने वाली फसल जो है वो हमें उतना उत्पादन नहीं प्रदान करेगी, और उनमें पोषक तत्वों के अभाव के कारण ऐसे लक्षण प्रकट होंगे जिसके कारण से पौधा जो है अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। आर्नन के अनुसार, आर्नन के अनुसार तत्वों की अनिवार्यता है नहीं, पौधों के लिए तत्वों को ग्रहण करने की जो अनिवार्यता का नियम है उसने दिया है कि भी जो भी पौधे हैं उनको कुछ विशिष्ट प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, और ये अनिवार्य रूप से उनको चाहिए। अगर ये तत्व उनको नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये पौधे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण कोई भी पौधा जो है वो अपना जीवन काल पूरा नहीं कर सकता है, और इसलिए हम मृदा के अंदर क्या करें, समय समय पर उसकी जांच करवाएं, और जांच के अनुसार उसके अंदर हम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो इसके अंदर हम समाहित करते जाएं, मिलाते जाएं, ताकि हमारी भूमि की जो उर्वरता है वो बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मृदा में सूक्ष्म जीव। जो मृदा में सूक्ष्म जीव है
उन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से भी मृदा की उर्वरता जो है प्रभावित होती है। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि मृदा में उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ है या जो भी जीवांश पदार्थ है, उन पदार्थों को क्या करता है, ये विघटित करता है और कार्बनिक पदार्थ टूट करके अकार्बनिक तत्वों में मिल जाता है और पौधे उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और ये पदार्थ जो हैं, ये तत्व जो है वो आयनित अवस्था में आ जाते हैं और जल के साथ जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में अगले पॉइंट में हम बात करते हैं मृदा में जुताई की विधि एवं समय। तो विधि की बात करें तो मृदा में जुताई हमें किस प्रकार से करनी चाहिए कि जो हमारे पास में उपलब्ध जो ज़मीन है, जो खेत है, अगर वो ढलान युक्त जगह है तो ऐसे समय में हम क्या करें कि अगर ढलान से होकर के जो पानी नीचे की तरफ तराई वाले क्षेत्रों में आएगा तो उस जगह पर हम उस ढलान के लंबवत हम क्या करें, खेत की जुताई करें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि पानी का जो बहाव तेजी से ऊपर से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो समतल भूभागों के अंदर वो पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि उसी खेत के अंदर क्या हो जाएंगे, वहीं पर समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो ऐसे में हम जब भी ढलान वाली जगह की बात करते तो हम उसके लंबवत हम क्या करें, यहाँ पर जुताई करें। और समय जो सिंचाई के लिए, जो जुताई के लिए निर्धारित किया गया, उस निर्धारित समय पर ही हमको क्या करनी चाहिए, जुताई करनी चाहिए। और जुताई के लिए जैसे हम बात करते हैं, अगर हमें खरीफ की फसल बोनी है तो 15 जून से 15 जुलाई का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में मानसून के आगमन का समय होता है, उस समय हम जुताई कर सकते हैं। दूसरा, जब हम रबी की फसल की बात करें तो वहाँ पर हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का जो समय है वो समय निर्धारित किया गया है। और जब हम जायद की फसल को बोते हैं तो उस जायद की फसल के लिए जो है वो समय हमारा 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच का समय निर्धारित किया गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इन कृत्रिम कारकों को ध्यान में रखते हुए हम मृदा की उर्वरता को प्रभावित होने से बचा सकते हैं।